वेलकम बैक नाज़रीन। आज जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना, वो यकीन करें हम सब उसमें फंसे हुए हैं। सब चक्राएं हुए हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं। कभी एक चीज़ से निकलते हैं तो दूसरी चीज़ में, दूसरी चीज़ से निकलते हैं तो तीसरी चीज़ से। एक आदमी आके बड़ी अच्छी बातें करता है, 4 दिन के बाद वो पलट जाता है, फिर दूसरा एक नया आ जाता है, फिर तीसरा। चक्करबाजी हुई हुई है, ठीक है। लेकिन ये जो चक्करबाजी है उसके साथ साथ रियल लाइफ में भी हमारे चक्कर आ रहे होते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में वर्टिगो कहते हैं या वर्टिगो कहते हैं। इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं और प्रोफेसर तारिक रफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो चक्कर आ रहे होते हैं इसमें फिर करें तो क्या करें। मिसेस उस्मान का सवाल था ब्रेक पे जाने से पहले, लेकिन इस वक्त मिसेस शाहीन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। जनाब। जी सवाल ये करना था कि ये मैं एक्चुअली अपनी मदर इन लॉ के लिए कर रही हूँ। उनको हर वक्त शुगर की भी पेशेंट है, ब्लड प्रेशर भी कभी बहुत हाई कभी जी बहुत जी लो, शुगर भी इंसुलिन पे है वो। जी जी। तो सुबह के वक्त उनको जब उठती हैं तो बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं अच्छा। और गले और कान में भी उनके खारिश रहती है, बल्कि आईलिड्स के ऊपर भी खारिश रहती है। अच्छा, गले में भी खारिश रहती है, कान में भी खारिश रहती है, सुबह उठती हैं चक्कर आते हैं। डॉक्टर साहब आप और मिसेस शाहीन। जी, बात यह है कि आप मुझे ये बताइए कि क्या चक्कर के साथ उल्टियाँ वगैरह में होती हैं इनको? नहीं, उल्टी तो नहीं होती। अच्छा, कानों में कोई शोर वगैरह होता है? कानों में शोर बहुत होता है, रात में ज्यादा। समात भी कम है इनकी? समात भी थोड़ी कम है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सवाल जमा करते जाइए, ठीक है। एक और कॉलर लेते हैं, फिर इकट्ठा तीनों के सवाल के जवाब देते हैं। ताज साहब हैं कोहाट से। अस्सलाम वालेकुम ताज साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत ढूंढता रहा लेकिन आखिर आप नमूदार हुए हेल्थ टीवी पे। कैसे हैं आप? ठीक हैं शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब एक्चुअली मुझे कभी कभी सुबह जब मैं उठता हूँ तो बिल्कुल चक्कर आ जाता है और गिरने के होता है, लेकिन ये कभी कभी होता है, रेगुलर नहीं होता। कोई 3 महीने 4 महीने के बाद ऐसे आ जाता है। मैं 70 प्लस हूँ। अच्छा माशाल्लाह। आपको ब्लड प्रेशर वगैरह का? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बाकायदे से एक्सरसाइज क्या खेती बाड़ी वगैरह कर लेता हूँ। अरे जबरदस्त, बगीचे में। वेरी गुड। डॉक्टर साहब ताज साहब से कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं जी, ठीक। और इसके अलावा डॉक्टर साहब आपसे एक और क्वेश्चन है। जी जी। मेरा एक लड़का है अबाउट 38। अच्छा, वो बचपन से उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो अभी बहुत इलाज किया, उसको जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वो निमोनिया वगैरह जो भी आप समझते हैं उससे जो प्रॉब्लम होती है वो हो जाते हैं। तो हर 3, 4, 5 महीने के बाद वो एडमिट होता है और उसको निमोनिया वगैरह के लिए। हेलो जी जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो वो जो है फिर उसका वजन भी काफी कम है, एज हाइट उसकी है कोई 5 फुट 7 इंच, ठीक है, लेकिन वजन सिर्फ 54 55। ठीक है। आपका सवाल क्या है उस बच्चे के लिए? उसके लिए क्या करें? मैं कुछ डॉक्टर कहते हैं कि इसका वो क्या कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जी हाँ। तो उसका तो मैंने कराची में पता किया आगा खान अस्पताल से, वो कहते हैं 25-26 लाख रुपए का। अच्छा, वैसे कराची में एक और सेंटर भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज। जी, वहाँ से भी पता किया मैंने। वो भी तकरीबन उनका बजट भी वो इतना ही है। इतना ही है, अबाउट 20 है वो। अच्छा, ये एक काम ही करते हैं, क्योंकि ये तो प्रोग्राम हम ये कर लेते हैं। एक काम करें ताज साहब, पहले तो बस ये कि अल्लाह ताला आपके बेटे को सेहतयाब करे, सेहत दे और कोई ना कोई वसीला बनाए उसके लिए, ठीक है। लेकिन आप ज़ाहिर बात है आपका मसला हमारा मसला है। हम एक प्रोग्राम करते हैं, कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ता तो मेरा पूरा लाइनअप हुआ है, उससे अगले हफ्ते बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन पे प्रोग्राम रखूँगा, ठीक है, आपके बेटे के लिए। टीवी के उस पे आपको उसकी जो टेस्ट वगैरह हमने आगा खान नहीं, आप ये कीजिए, सुन तो लें सर, मेरी अर्ज तो सुन लें, अर्ज तो सुन लें आप। कोशिश ये करेंगे, हम लोगों से भी अपील कर लेंगे, ठीक है जी, और कुछ ना कुछ कोई ना कोई वसीला कुछ निकाल लेंगे, कोशिश ये करेंगे, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह वो सब भेज दूंगा आपके पास। बिल्कुल, आप मुझे ईमेल कर दीजिए। ओके, थैंक यू, ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ डॉक्टर साहब, असल में मसला ये है कि तो मुझे कहा जा रहा है कि कॉल्स की एक तांता बंदा हुआ है, और जब हम कॉल नहीं ले रहे होते हैं तो फिर जो है लोग परेशान भी हो रहे होते हैं। तो एक कॉलर है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मलिक इब्रार साहब। जी मलिक इब्रार बोल रहा हूँ। जी कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
जी अल्लाह का शुक्र जी, खैरियत से हूँ जनाब। डॉक्टर साहब मैं सवाल करना चाह रहा था, तकरीबन 7 साल से मेरे राइट साइड के कान में शोर है, तो उसके लिए मैं सेरिक यूज कर रहा हूँ सुबह शाम, लेकिन आवाज ये खत्म नहीं हो रही। और उसके अलावा मुझे जो मेरे कजन है ENT स्पेशलिस्ट है, उन्होंने कहा जी कि ये लाइफ टाइम रहेगी ये तकलीफ। तो इसके लिए मैं पूछना चाह रहा था कि इसका कोई है ट्रीटमेंट? उम्र क्या है आपकी? करूंगा। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है जी 55 जी। 65 का। समात में आपकी कोई तकलीफ है? जी समात मेरी बिल्कुल कम हो गई है जी, कम हो गई। चक्कर आते हैं आपको? सॉरी, चक्कर आते हैं कभी? चक्कर भी शदीद आते हैं जी, वॉमिटिंग भी होती थी और शदीद वॉमिटिंग होती थी कि मैं बिल्कुल बेड से गिर जाता था। कई दफा मेरे भाई मुझे हॉस्पिटलाइज भी उन्होंने किया। ठीक है डॉक्टर साहब, वैसे तो आप एक टीचर का दर्जा रखते हैं मेरे सामने एज ए स्टूडेंट। मैनियर्स डिजीज लग रही है क्या आपको? जी बिल्कुल है। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? सिर्फ ये कि क्या है, डायबिटिक है? आप जी मैं डायबिटिक भी हूँ जी। डॉक्टर साहब कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब अब शुरू करते हैं मिसेस उस्मान से, ठीक है? अभी थोड़ी देर के लिए हम कॉलें नहीं लेंगे। नज़ला ज़ुकाम बचपन से, और ये बहुत कॉमन सा मसला है, और उस पर वो कहती हैं कि फिर मुझे जो है 5-6 घंटे तक चक्कर आते हैं और उल्टियाँ हो रही होती हैं बहुत ज़्यादा, क्या करें? देखिए होता ये है कि नज़ले ज़ुकाम के अंदर दो चीज़ें, एलर्जिक हो सकता है और वायरल हो सकता है। अगर एलर्जिक होता है तो उस सूरत में भी कानों की जो स्टेशन ट्यूब है ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिडल एयर प्रेशर चेंज हो जाता है। आसान लफ्ज़ों में बताया ना, स्टेशन ट्यूब। हाँ, कानों का एक ट्यूब जो कि नाक में खुलता है, जिससे कि हवा नाक से कान में जाती है और पर्दे के पीछे हवा का प्रेशर दबाव नॉर्मल रहता है। यानी ये कान से लेके नाक के दरमियान एक ट्यूब है, वो ट्यूब बंद हो जाती है। ठीक है। जुकाम का बलगम उसमें जाके फंस जाता है। अब कान के पीछे जब प्रेशर कम हो जाता है तो उसकी वजह से जो मैंने आपको बताया कि जो सिस्टम है अंदर बैलेंस का, उसके जो फ्लूइड है वो फिर मूव कर जाता है, ठीक है। उसकी वजह से चक्कर आते हैं। अगर वायरल हुआ है तो वो वायरस से भी इन्फेक्शन अगर वो एंटर हो जाएगा उस बैलेंसिंग सिस्टम में, तो उसमें भी चक्कर आएंगे। दोनों सूरतों में एक चीज़ ये है कि जब चक्कर आते हैं तो अमूमन मरीजों को नोजिया या वॉमिटिंग, चक्कर के साथ उल्टी काफ़ी होती है, कुछ लोगों को डायरिया भी हो जाता है। ये एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जो कि नोजिया के चक्कर के साथ हो सकते हैं। अब देखिए बेसिक प्रॉब्लम इसके अंदर जो इनका है वो एलर्जी है या वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है। तो अब चक्कर आना जो है वो तो उसकी वजह से मैंने आपसे कहा कि तो एक अलामत है कि वहाँ पर इन्फेक्शन चला गया। ठीक है। उस सूरत में चक्कर के लिए तो दवाइयाँ मौजूद हैं जिसे हम वेस्टिबुलर सेडेटिव्स कहते हैं, इसमें स्टेमेटल इस तरह की दवाइयाँ वो लेके कंट्रोल कर सकते हैं फ़ौरन। लेकिन इनको क्योंकि बार बार होता है तो इन्हें अपना जो एलर्जी है या जो वायरल है बेसिकली उसको करेक्ट करना है, जो कि उसका कॉज है। पॉलिप भी था। जी हाँ, वो भी एलर्जिक पॉलिप होगा। इनको 2 दफ़ा पॉलिप का ऑपरेशन हो चुका है। तो बेसिकली ये है एलर्जी की पेशेंट है। अब इसके लिए इनको एलर्जी का अनफॉर्चुनेटली कोई परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं। सबसे अच्छा तो ये कि अवॉइडेंस उन चीज़ों का जिनसे एलर्जी होती है, पोल्यूशन वगैरह से करें। सेकंड, आपकी बात सही है, मैं मरीज से को जब कहता हूँ कि अवॉइड करें तो ये कहते हैं कहाँ से करूँ। एक कराची में कोई सदर के एम्प्रेस के मार्केट में अगर रहता हो तो इतने धुएं में वो बेचारा कहाँ अवॉइड? हर जगह पर यही हाल है, हर जगह पे ना। अब उसमें यही है कि जी अगर हो जाए एलर्जी तो इमीडिएटली एंटी एलर्जिक दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएँ, स्प्रेस किए जाएँ ताकि वो बढ़े नहीं। वो तो उस सूरत में है कि जब आपको एलर्जी हुई, आपने उसे केयर नहीं किया, वो एलर्जी बढ़ जाती है, उससे पॉलिप बन जाते हैं, या जैसे ये कि नाक में बहुत ज़्यादा बलगम आ जाता है, वही ट्यूब कान का ब्लॉक हो जाता है और उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। तो बेसिकली ट्रिगरिंग फैक्टर जो है वो इनकी एलर्जी या वायरल इन्फेक्शन। अच्छा 5-6 घंटे तक रहता है इनको, तो ये बताएं जब चक्कर आए तो क्या करें? बस लेट जाएं एक जगह पे? देखिए चक्कर के दौरान 2 स्टेजेस होती है, एक तो ड्यूरिंग एन अटैक क्या करना चाहिए और आफ्टर एन अटैक क्या करना चाहिए। ड्यूरिंग एन अटैक में सबसे पहली बात यह है कि पेशेंट जहाँ पर भी है उसको चाहिए वहीं पर, अगर आसपास कोई सोफ़ा वगैरह कुर्सी नहीं है तो ज़मीन पर ही बैठ जाए। देखिए ये कई दफ़ा बड़े सीरियस कंसिक्वेंसेस होते हैं चक्कर के। चक्कर आया, मरीज़ ने कोशिश की कि जी मैं बिस्तर तक पहुँच जाऊँ या सोफ़े तक पहुँच जाऊँ बैठने के लिए, उसमें गिरा, हेड इंजरी हो गई जो कि उसके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। या अगर कोई खातून खाना बना रही है और चक्कर आया और उन्होंने हिलने की कोशिश की तो दुपट्टे को आग लग गई, या खुद कोई दूध या पानी उबाल रही है वो गिर गया पलट कर उनके ऊपर। तो इस तरह के केसेस रिपोर्टेड होते हैं। ये उस सूरत में कि आप जब कोशिश करते हैं कि मैं वहाँ से मूव करके कहीं और चला जाऊँ, तो हम तो ये एडवाइस करते हैं कि जहाँ चक्कर आया आप वहीं ज़मीन पर बैठ जाएँ या लेट जाएँ ताकि आपका कंडीशन बेहतर हो जाए। तो इमीडिएटली तो ये कि आपने अपने आप को इमोबाइल कर लेना है, वहीं पे बैठ जाएं, लेट जाएं, ये कोशिश ना करें कि मैं बिस्तर या सोफे तक पहुंचूं। उसके बाद अमूमन अगर किसी को मिनियंस वगैरह है तो हम ये एडवाइस करते हैं कि उनको वेस्टिबुलर सेडेटिव्स वगैरह दिए जाएं, जो कि उस बेसिकली इन दवाइयों का जो इमीडिएटली देते हैं मकसद ये कि मैंने आपको बताया ना, सिग्नल जो सेंसर से दिमाग को जा रहे हैं
उनको ब्लॉक कर देते अच्छा, हैं। इस कंडीशन में डॉक्टर के पास भी कैसे जाएं, ये बताइए। हाँ, डॉक्टर के पास तो देखिए आप उस कंडीशन में फ़ौरन तो नहीं जा सकते। तो जिनको ये बार बार अटैक होता है उनको अवेयरनेस होती है कि क्या करना है। फर्स्ट टाइम अटैक वाला तो देखिए बहुत घबराया होता है। अमूमन जब हमारे मरीज आते हैं उनको दो ख्याल होते हैं, या मुझे हार्ट अटैक हो गया या मेरे को दिमाग में कोई मसला हो गया। देखिए जिन लोगों को ये बार बार हो रहा है उन्हें पता है कि जी मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो उन्हें ये भी पता होता है कि हम उन्हें दवाइयाँ देते हैं कि जब अटैक हो आप इमीडिएटली ये गोली खा लें। वो जो अच्छा, दवाइयाँ अमूमन उस वक्त तो उल्टी हो रही होती, जो खाते हैं वो लट देते हैं, तो उसकी सूरत में अगर उल्टी बहुत ज़्यादा है तो उसी दवाई के इंजेक्शंस भी आते हैं, वो इंजेक्शन लगवा लें। ठीक है। तो वो फ़ौरन ही जो है उनके चक्करों को कंट्रोल कर लेगा। फिर हम ये कहते हैं कि शोर से बचें, ज़्यादा बात ना करें, किसी डार्क रूम में रोशनी कम हो, थोड़ी देर के लिए लेट जाएं खामोशी के साथ, ताकि वो जो सेडेटिव इफेक्ट है उसकी वजह से वो पेशेंट फिर बेहतर हो जाता है। तो अमूमन इमीडिएटली तो ये है कि आपने पेशेंट को इमोबिलाइज करना है, उसको वेस्टिबुलर सेडेटिव्स देने ताकि वो चक्कर फ़ौरन कंट्रोल में आ जाए। फिर लॉन्ग टर्म जिन लोगों को बार बार अटैक हो रहा है उनके लिए कॉज या पैथोलॉजी ढूंढी जाती है, किस वजह से हो रहा है, और उस पैथोलॉजी को करेक्ट किया जाता है, जो भी वजह पता चलती है। क्योंकि ये खुद तो कोई बीमारी नहीं है चक्कर, ये तो एक अलामत है। सिर्फ इसमें मैं एक चीज़ के शहजाद मेंशन करूंगा कि कुछ वजूहत जो हैं वो ब्रेन के अंदर है। खुदा न खास्ता ब्रेन में कोई ट्यूमर वगैरह हो, जो कि कैंसरस भी और नॉन कैंसरस दोनों सूरतों में चक्कर आने लगते हैं। तो उस चीज़ को रूल आउट करने के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी जो है उसमें तो नहीं होता, ये एक बहुत छोटी माइनॉरिटी है जिसके अंदर ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। उसको रूल आउट करने के लिए हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप MRI अपने ब्रेन का करवा लें एक पहली दफ़ा जब उनको चक्कर वगैरह आते हैं। उसका एडवांटेज ये है कि एक दफ़ा आपको ये सेटिस्फेक्शन हो गया कि कोई खुदा न खास्ता ब्रेन के अंदर इसकी वजह नहीं है, तो उसकी वजह जो है फिर पेरिफेरल है, यानी कि आपको जो सिग्नल्स ब्रेन कान से जा रहा है उसी से हो रहा है, तो वो कोई ख़तरनाक नहीं है। उसके अंदर तकलीफ दे तो है, लेकिन आप मरीज़ को दवाइयाँ देके कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के अंदर हम इन पेशेंट्स को फिर वजह ढूंढ कर उसको करेक्ट करते हैं, जो भी वजूहत पता चलती हैं, या कई दफ़ा कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि लंबे अरसे तक इनको दी जाती हैं ताकि वो उसको कंट्रोल में रख सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, अब यह है कि मिसेस उस्मान आपने सुन लिया होगा, जितने लोगों को नज़ला ज़ुकाम रहता है या आँखें लाल रह रही होती हैं, आँखों से पानी बह रहा होता है, तो ये प्रॉब्लम होता रहेगा, क्योंकि आपकी ज़ाहिर बात है कि एलर्जी कंपोनेंट है। बेसिकली अच्छी से एंटी एलर्जी को यूज़ करें, और एलर्जी जिस चीज़ से एलर्जी है उसको आप अवॉइड करें। बाकी ये कि मिसेस शाहीन आपकी सास साहबा का मसला है वो भी डिस्कस करेंगे, ताज साहब आपका भी मसला डिस्कस करेंगे, मलिक अबरार साहब आपका भी मसला डिस्कस करेंगे, आप आपको भूले नहीं हैं। लेकिन जा रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद आके हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।